बीते 2 दिनों में दिल्ली से लेकर यूपी तक में घमासान जारी है। एक तरफ जहां अमित शाह को एक करारी हार मिली है, तो दूसरी तरफ यूपी में सारे ठाकुर नेता एक मंच पर उपस्थित होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिए हैं और दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे हैं वो आज हम आपको बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भले ही दिखने में महज सांसदों का चुनाव और एक क्लब का चुनाव हो, लेकिन इस बार इसके नतीजों ने दिल्ली की सत्ता के गलियारों में गहरी हलचल पैदा कर दी है। कारण साफ है, यह मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं यानी कि राजीव प्रताप रूडी और संजीव बलियान के बीच था, लेकिन इसके पीछे शक्ति संतुलन, जातीय राजनीति, लॉबी पॉलिटिक्स और शीर्ष नेतृत्व की आपसी खींचतान की परतें छिपी थी। संजीव बलियान को अमित शाह का करीबी और सरकार समर्पित या समर्थित उम्मीदवार माना गया। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी को न सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष का खुला समर्थन मिला, बल्कि बीजेपी के भीतर की मजबूत ठाकुर राजपूत लॉबी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज शामिल हैं, ये और सक्रिय भूमिका भी इन लोगों ने खूब निभाई। यह वही लॉबी है जो लंबे समय से केंद्रीय सत्ता में खुद को हाशिए पर महसूस कर रही थी और जिसे इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का सुनहरा मौका मिला। रूडी की जीत के बाद देर रात तक जय सांगा के नारे लगे और यह साफ हो गया कि चुनाव केवल सचिव पद का नहीं था, बल्कि जातीय पहचान और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का प्रतीक था। राजस्थान, बिहार, यूपी से लेकर दक्षिण के सांसदों तक ने रूडी का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पैनल में हर क्षेत्र, हर दल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया था। इसके उलट बलियान अकेले मैदान में थे और उनके पास पैनल भी नहीं था। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यह था कि अमित शाह, जिन्हें अब तक संगठन और सरकार दोनों में अंतिम निर्णयकर्ता माना जाता रहा है और जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री मानने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, इस चुनाव में करारी हार का सामना वो कर बैठे। शाह का रवैया लंबे समय से बीजेपी के भीतर एक तरह का सुप्रीमो मॉडल माना जाता रहा है, जहां फैसले ऊपर से थोपे जाते हैं और संगठन उसी दिशा में चलता है। लेकिन इस बार का परिणाम बता रहा है कि पार्टी के भीतर यह रवैया अब ज्यादा दिनों तक चलाना मुश्किल हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि यह हार शाह को मोदी के रहते हुए मिली, जबकि मोदी को हमेशा शाह के सबसे बड़े राजनीतिक संरक्षक के रूप में देखा जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योगी आदित्यनाथ की तुलना में शाह के अधिक करीबी माने जाते हैं। फिर भी इस चुनाव में योगी, राजनाथ और आरएसएस का गठजोड़ शाह के प्रभाव पर भारी पड़ गया, यानी कि विपक्ष के जो सांसद थे वो भी इसमें रूडी के साथ है। यह पहला अवसर था जब सांसदों और पूर्व सांसदों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, खुलकर शाह समर्पित उम्मीदवार को हराया। इससे पहले शाह की राजनीतिक मशीनरी को शायद ही कभी किसी आंतरिक चुनाव में इतनी खुली चुनौती मिली हो। निशिकांत दुबे जैसे उनके वफादार सिपाहियों ने मैदान में पूरी ताकत झोंकी, लेकिन नतीजा फिर भी उल्टा आया। यह एक संकेत है कि बीजेपी में अब अकेले सत्ता पर पकड़ रखने वाले नेता तभी सफल होंगे जब उनके आसपास जमीनी नेटवर्क, जातीय समीकरण और व्यापक आंतरिक समर्थन हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का यह चुनाव आने वाले वर्षों में सिर्फ एक संगठनात्मक घटना के रूप में नहीं, बल्कि बीजेपी के भीतर शक्ति संतुलन में बदलाव के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाएगा। योगी राजनाथ खेमे की यह जीत एक तरह से यह भी दर्शाती है कि अगर शीर्ष नेतृत्व के नीचे की परतें संगठित हो जाएं, तो पार्टी में अगले प्रधानमंत्री की दौड़ का समीकरण एकदम बदल सकता है। और इस बार यह संकेत साफ है, कहानी बदलने लगी है और इस बदलाव में योगी आदित्यनाथ का कद पहले से कहीं बड़ा दिख रहा है। मानसून सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में भी सत्र चल रहा था। कई तरीके की बातें हो रही थी। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2047 का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दिखा दिया कि वो 2-4 या 10 साल के मेहमान नहीं है राजनीति में, वो 2047 का विजन रखते हैं और 2047 के विजन को लेकर उन्होंने 24 घंटे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अपनी दमदार मौजूदगी वहां पे पेश की और कई तरीके का भाषण दिया, चाहे वो अपराधियों को लेकर हो या उत्तर प्रदेश की दिशा दशा कायाकल्प को लेकर हो। हर तरीके की उन्होंने बातें की। और बीते दिनों जिस प्रकार से 40 ठाकुर नेता एक मंच पर एक साथ उपस्थित हुए, तो ये बड़ा संदेश गया कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ जो स्वजातीय लोग हैं और अन्य जाति के जो लोग हैं, विधायक हैं, वो सब योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि योगी का कद और पद दोनों लगातार बढ़े। और शायद इसीलिए दिल्ली तक ये खबरें पहुंची और दिल्ली
दिल्ली में घमासान शुरू हुआ। अमित शाह ये सोच रहे थे कि इस जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव था उसमें वो जिसका समर्थन अमित शाह देंगे वही चुनाव जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजीव बलियान पूरी तरीके से चुनाव हार गए। निशिकांत दुबे जो थे, जो वफादार माने जाते हैं अमित शाह के, वो लगातार लगे रहे, डटे रहे, सांसदों के घर आना जाना, मिलना, बातें करना और सब लोगों को समझाना कि कैसे संजीव बलियान के पक्ष में इस बार वोटिंग करना है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव आप नहीं जानते होंगे या बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, और ये कब होता है, कहां होता था, अभी तक किसी को नहीं पता था। लेकिन इस बार इस पूरे चुनाव का खूब प्रचार प्रसार हुआ और खूब तरीके से जो इसके रिजल्ट है उसके बाद खूब गहमा गहमी हुई, क्योंकि यह माना जाता है कि संजीव बलियान की यह हार नहीं थी, यह हार सीधा अमित शाह की थी। और अमित शाह के मंसूबों पर एक तरीके का यह पानी फेर सकता है चुनाव, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, गडकरी और ऐसे कई नेता हैं जो अमित शाह को मोदी के बाद सीधा या खुली चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा कि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना हुआ है उसको लेकर क्या लगता है आपको? कितने दिन के अंदर कुछ बड़ा बदलाव या कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं या कुछ ऐसा चीजें होने वाली हैं जिसका किसी ने ना तो अभी सोचा है ना कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि जब जब बातें हुई हैं, जब जब कुछ हुआ है, हवाएं चली हैं, तब कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पूरे सत्ता संरचना को बदल दी है। आप अपनी राय दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी राय, आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।